जोहार साथियों। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आज हम लोग बात करेंगे, जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 और विशेषकर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के बारे में। वीडियो बहुत रोमांचक होने वाला है, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक भी होने वाला है। मैंने बहुत मेहनत किया है और मैंने कई जगहों से डाटा को जो है कलेक्ट किया है। और मैं गुजारिश करना चाहता हूं उन तमाम जनप्रतिनिधियों से जो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के लिए खड़े हो रहे हैं, कम से कम एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। कुछ नहीं तो उनको अपने अपना मैनिफेस्टो जो है उसको तैयार करने में कुछ न कुछ जो है सहयोग और मदद जो है या दृष्टिकोण जो है कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। तो बात करते हैं हजारीबाग लोकसभा चुनाव 2024 की। सबसे पहले तो 20 मई को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के लिए लोकसभा के लिए मतदान हो रहा है और सभी जनमानस तकरीबन 20 लाख आबादी से यह हाथ जोड़कर यह नम्र निवेदन होगा कि 100% वोट करे और अपने राष्ट्र को गढ़े। तो यहाँ एक सवाल है, क्योंकि वोट तो दो धारी तलवार होती है। वोट दो धारी तलवार है। अगर आपने सही व्यक्ति को वोट किया तो आपके राष्ट्र का, आपके क्षेत्र का विकास ही विकास संभव है। लेकिन अगर आपने कहीं गलत प्रत्याशियों का चयन कर लिया, कहीं गलत प्रत्याशी को चुने, तो फिर क्षेत्र का रसातल में जाना और राष्ट्र का पतन होना भी तय है। यह आपको ही तय करना है कि किसे वोट करें। जी हाँ, वोट की जहां तक और विशेषकर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए और पूरे भारतवर्ष की हम बात करें अगर लोकसभा चुनाव की, तो निश्चित रूप से भावना भी होनी चाहिए, आस्था भी होनी चाहिए। लेकिन जहां तक मेरा विचार है, भावना और आस्था के साथ साथ आपको समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की समस्याओं को भी देखना चाहिए, उन मुद्दों को भी देखना चाहिए, जन समस्याओं को भी देखना चाहिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य को भी देखना चाहिए। आगे हम बात करते हैं बिना समय गवाए हुए कि आखिर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का जो प्रत्याशी हो वह कैसा होना चाहिए। प्रत्याशी कैसा होना चाहिए और प्रत्याशी के पास मुद्दे क्या होना चाहिए, उनका अपना दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, उनका अपना स्वयं का मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए। कई राजनीतिक पार्टी के जनप्रतिनिधि जिनको टिकट दिया गया है, तो कोई राहुल गांधी के विचारों को रख रहे हैं, कोई उनके चेहरे को रख रहे हैं, कोई केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और कोई निर्दलीय हैं तो वो अपने विचारों को रख रहे हैं। खैर, सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन इतना जरूर है, केवल राहुल गांधी के विचार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैनिफेस्टो और उनके विचार के आधार पर हम अपने जनप्रतिनिधि का चयन नहीं कर सकते। ये मेरा मानना है, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि हो तो उसका अपना मैनिफेस्टो होना चाहिए, उसका अपना दृष्टिकोण होना चाहिए। राष्ट्र का मुद्दा सर्वोपरि है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, राष्ट्र का विकास सर्वोपरि है। बावजूद राष्ट्र के नाम पे अपने क्षेत्र और अपने समाज की प्राथमिकताओं को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। अब जो जनप्रतिनिधि आपके पास आते हैं उनसे दरख्वास्त होगा, जनमानस से, मेरा आम पब्लिक से दरख्वास्त होगा कि उनसे सबसे पहले दृष्टिकोण पूछे कि आपका अपना। राहुल गांधी के विचारों को यहां मत बोलिए, चलिए नरेंद्र मोदी के मैनिफेस्टो को केवल ना बोले, आप अपने विचार, आपके घोषणा पत्र क्या है, आप एमपी बनने के बाद इस लोकसभा क्षेत्र के का विकास कैसे करेंगे, इस लोकसभा क्षेत्र के समस्याओं का समाधान क्या कैसे करेंगे, और पहले समस्याएं क्या है इसको बताइए कि आप करेंगे क्या। जहां तक मेरा मानना है,
अगर आपके पास कोई लोकसभा प्रत्याशी आते हैं तो आपको कुछ सवाल उनसे जरूर पूछने चाहिए। एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक राष्ट्र का, देश का नागरिक होने के नाते, भारतवर्ष का नागरिक होने के नाते आपकी यह जिम्मेदारी है और आपका यह कर्तव्य है। तो मेरे विचार से आज कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके भी बैठा हूं मैं कि क्या हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र, इसमें कुछ झारखंड की भी बातें करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन इसको अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो जो मैंने बनाया हूं ये कहीं से कोई नेगेटिव, नकारात्मक संदेश नहीं देता या किसी पार्टी का या किसी व्यक्ति विशेष का समर्थन नहीं करता है। यह एक आम जनमानस के हित का वीडियो है। न किसी धर्म का समर्थन करता है, न किसी जाति का समर्थन करता है, न किसी राजनीतिक दल का समर्थन करता है, न किसी व्यक्ति विशेष का समर्थन करता है। चलिए, तो बात है कि क्या होना चाहिए प्रत्याशियों के मुद्दे, विशेषकर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के लिए। तो अगर हम बात करेंगे सबसे बड़ा समस्या का पूरे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में, तो सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की समस्या। आज रोजगार की समस्या जो है वो बहुत गंभीर समस्या है। तकरीबन 10 लाख विद्यार्थी पूरे राज्य में प्रति वर्ष स्नातक, ग्रेजुएट होते हैं। इस प्रकार हम शिक्षित बेरोजगारों की एक बहुत लंबी फौज जो है हर वर्ष खड़ी कर देते हैं। इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में भी प्रति वर्ष कितने विद्यार्थी, तकरीबन लाख विद्यार्थी जो हैं वो स्नातक देते हैं, ग्रेजुएट होते हैं और शिक्षित बेरोजगारों की श्रेणी में खड़े हो जाते हैं। तो रोजगार की समस्या जो है वह बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि सरकार स्टार्टअप नीति तो लाई 2015-16 में। यहां आप सरकारी रोजगार की बात नहीं कीजिएगा, यहां कोई भी जनप्रतिनिधि सरकारी नौकरी की बात नहीं करे, क्योंकि मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पूरे झारखंड राज्य में केवल सरकारी पद जो है, स्वीकृत सरकारी पदों की जो संख्या है वो 5,35,000 करीब है, जिसमें 5,35,000 में तकरीबन 3.5 लाख पद भरे हुए हैं। तो जो शेष बचे हुए पद हैं वो कभी भी बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसीलिए इसीलिए जो है वो आपको रोजगार की बात करनी होगी, नीति की बात करनी होगी, योजना की बात करनी होगी कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या करेगी। आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात ना करें, क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो डिग्रियां दी जाती है वो केवल कागजों में रहती है, व्यवहारिक जो है कौशल का ज्ञान जो है छात्रों में नहीं होता है। यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। दूसरा, आप स्टार्टअप नीति की भी बात नहीं कीजिए। स्टार्टअप नीति के तहत आप कहते हैं, लोन की बात करते हैं कि सरकार जो है वो लोन दिलाएगी बैंकों से, लेकिन व्यवहारिकता यह है, धरातल पर यह है कि बैंक जो है, बैंक बिना मॉर्गेज के, बिना सिक्योरिटी के, व्यवहारिक रूप से जो है वो कोई लोन नहीं प्रदान करती है। बेरोजगार युवक दौड़ते रह जाएंगे, कितना भी दौड़ लेंगे, उनको लोन जो है वो नहीं प्राप्त हो पाता है। इसीलिए जो जो ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत है, लोन नहीं मिल पाता है व्यावहारिकता में। तो आप बतलाइए कि युवाओं को रोजगार देने के लिए आप नया क्या कीजिएगा। कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई कंपनी का सेटलमेंट नहीं है। मैं आपको बतलाता हूँ, पूरे झारखंड में जितने भी कल कारखाने जो हुए, जिसमें कल कारखाने जो स्थापित हुए, वो तकरीबन 70 के दशक के बाद कोई भी कल कारखाने सरकारी जो है वो स्थापित नहीं हुए हैं। अगर हम बात करेंगे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की, तो उसकी स्थापना स्वतंत्रता के पहले 1907 में हुई थी। ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट की हम बात करेंगे तो उसकी स्थापना 1964 में हुई थी। रांची में हम अगर एचईसी की बात करेंगे, हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की बात करेंगे, तो उसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अगर हम सिंदरी उर्वरक कारखाना की बात करेंगे तो भी 1950 के दशक में, शायद 53 में उसकी स्थापना हुई थी सिंदरी उर्वरक कारखाना की। टेल्को की स्थापना 1945 में हुई थी। और गार्डन जो रिच
शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में पड़ता है और धुरवा रांची में, उसकी भी स्थापना स्वतंत्रता के पहले 1934 में हुई थी। ठीक है। तांबा उद्योग की बात करें या एल्युमिनियम उद्योग की बात करें, तांबा उद्योग 1924 में उसकी स्थापना हुई थी। एल्युमिनियम उद्योग भी मुझे लगता है कि एल्युमिनियम उद्योग आपकी जो स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई थी मुरी में, एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना। और उसके बाद जो है एकमात्र इंडो आशियाई ग्लास फैक्ट्री की स्थापना 1964 में हुई, एशिया का सबसे बड़ा ग्लास फैक्ट्री के रूप में, जापान के सहयोग से। वह भी आज बंद पड़ा है। यानी कि जितने भी कल कारखाने की स्थापना हुई, फिलहाल कुछ नहीं हुआ। रघुवर दास की सरकार में 2017 में मोमेंटम जो हुआ था, मोमेंटम झारखंड हुआ, 210 कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। लगभग जो है कई कंपनियों के निवेश की संभावना थी। मैं आपको बतलाता हूं करीब कितने इसमें निवेश की बात की गई थी। तकरीबन 3.4 लाख करोड़ रुपया निवेश की बात था और हजारों हजार रोजगार के सृजन की बात थी। लेकिन उसमें से 131 कंपनियां ऐसी हैं जिसका आज कोई अता पता नहीं है, कोई अता पता नहीं है। इसी तरह हेमंत सरकार जो आई, फिर सत्ते में आई, और उससे पहले भी जितनी सरकारें हुई, किसी को मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन 1970 के बाद आप देखिएगा कोई कल कारखाना कंपनी का स्थापना नहीं हुआ है। जो थोड़ा बहुत जो हुआ है स्थानीय तौर पर, तो उसमें भी स्थानीय जो है वह यहाँ के स्थानीयों को ठगा जाता है, क्योंकि यहाँ के 75% स्थानीयों को कल कारखाने या कंपनियों में रोजगार देने की व्यवस्था की गई है और कहा जाता है हमेशा सरकारों के द्वारा, लेकिन व्यवहारिकता में ऐसा नहीं है। जितने कल कारखाने, एचईसी की बात कीजिए, टिस्को की बात कीजिए, बोकारो स्टील प्लांट की बात कीजिए, सिंदरी उर्वरक कारखाना की बात कीजिए, एल्युमिनियम उद्योग की बात कीजिए, जितने भी बड़े बड़े पद पर हैं वो बाहर के ही व्यक्ति हैं। झारखंडी व्यक्ति इसमें भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो यहां चूंकि रोजगार नहीं है और इसी से ठीक संबंधित है पलायन, चूंकि यहां रोजगार नहीं है, रोजगार का सृजन नहीं हो पाता है, तो जिसके कारण जो है वो करीब 10 लाख प्रवासी मजदूर जो हैं, झारखंड के मजदूर प्रवासी के रूप में बाहर में जाके मजदूरी करते हैं या काम करते हैं। अब बड़कागांव विधानसभा की बात कीजिए या मांडू विधानसभा की बात कीजिए या बरी विधानसभा की बात कीजिए, रामगढ़ विधानसभा की बात कीजिए, पूरे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र जो है उसमें अब बहुत बड़ा जो है आपको बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी हाल फिलहाल में सऊदी अरब में, दुबई में तकरीबन 45 मजदूर फंसे हुए थे। इसका मामला भी बहुत गर्म हुआ था, जो कंपनियां लेके गई थी लेकिन उनको मजदूरी नहीं दी गई थी। मांडू विधानसभा के कितने मजदूर जो हैं आपको जो है खाड़ी देशों में जो है ट्रांसमिशन टावर बैठाने वाली कंपनियों में काम करते हैं, यहां की मां और माटी को छोड़कर। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई जनप्रतिनिधि आपके सामने आता है, आप उसके सामने रोजगार और पलायन के मुद्दे को रखें और पूछे कि आप क्या करने वाले हैं इसके लिए, वोट तभी देंगे। आपका अधिकार है यह पूछना, रोजगार और पलायन का मुद्दा। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो झारखंड का है और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का भी है, वो है विस्थापन और पुनर्वास का मुद्दा। पुनर्वास की नीति तो बन गई है, पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति 2008 बनी, उसमें फिलहाल संशोधन भी किया। नीतियां बनती हैं लेकिन उसका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं होता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम भी बना 2013 में, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं होता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम कहता है कि आप बहुफसली भूमि, उपजाऊ भूमि का आप अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। यदि रैयत 2/3 से अधिक रैयत जो हैं वो तैयार नहीं है तो आप अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। यदि आप अधिग्रहण करते हैं तो गांव में जो भूमि आप अधिग्रहण किए हैं, बाजार मूल्य का उसको 4 गुना आपको मुआवजा देना होगा। अगर शहरों में भूमि आप अधिग्रहण किए हैं तो बाजार मूल्य का आपको दुगना मुआवजा देना होगा। तो तमाम जो नीतियां बन जाती है, नियम बन जाते हैं, कानून बन जाती है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन यहां नहीं होता है। कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, बड़े बड़े अधिकारियों को फायदा पहुंचाने के लिए, सत्ताधारियों को फायदा पहुंचाने के लिए विस्थापन और पुनर्वास का ज्वलंत मुद्दा आज से नहीं है।
हम आपको याद करवा देना चाहते हैं 1832 ईस्वी में झारखंड में कोल विद्रोह हुआ था और उस समय जो आदिवासी यहाँ से असम के चाय बागानों में मजदूरी करने के लिए गए थे, वहीं से विस्थापन और पलायन का दर्द वहां से झारखंड झेल रहा है। उसके बाद जो विस्थापन रेल परिवहन के नाम पे हुआ, टाटा आयरन स्टील कंपनी के नाम पर हुआ, बोकारो स्टील प्लांट के नाम पे हुआ, विस्थापन हुए, लेकिन पुनर्वास जो है उनको नहीं मिल पाता है। यहीं पर हम बिसुंगड़ प्रखंड की बात करेंगे। हजारीबाग जिला में विष्णुगढ़ प्रखंड है। जब 1953 में कोनार डैम का निर्माण हो रहा था, तो डीवीसी द्वारा जो है वो कोनार डैम, ध्यान दीजिएगा, डीवीसी के द्वारा कोनार डैम के जो मजदूर हैं उनको नावा टाड़ पंचायत में वहां पर विस्थापित कर दिया गया। लेकिन अभी तक 70 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो जो रैयत हैं उनको डीबीसी ने उन जो जमीन पर उनको विस्थापित किया, अभी तक मालिकाना हक नहीं दिया है। अभी तक उनको मालिकाना हक नहीं दिया है। वो जमीन डीवीसी के नाम पर ही है, जिसके कारण न उन ग्रामीणों का आय प्रमाण पत्र बन पाता है, न उन ग्रामीणों का जाति प्रमाण पत्र बन पाता है, न उन ग्रामीणों का आवासीय प्रमाण पत्र बन पाता है। तो यह बहुत बड़ा दंश है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, ये पलायन और विस्थापन की जो समस्या है, जब 1931 में जनगणना हुई थी तो उस समय जो आदिवासियों की जनसंख्या थी वो 50% थी पूरे झारखंड में। धीरे धीरे विस्थापित होते गए, पलायित होते गए, राज्य से ही पलायित होते गए। उसके कारण जो है वो आदिवासियों की जनसंख्या 2011 में जो जनगणना हुई उसमें 26.2% रह गई। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है विस्थापन का, पुनर्वास का। इसीलिए जमीन नहीं देना चाहता है यहाँ का रैयत, यहाँ का झारखंडी रैयत किसी भी कंपनी को या सरकार को जमीन इसलिए नहीं देना चाहता है क्योंकि फाइनली जब जमीन उसकी अधिग्रहित कर ली जाती है तो एक तो अगर उसको मुआवजा जो मिलता है जमीन के बदले, जमीन, आवास, नौकरी, तो जो प्रभावित रैयत होते हैं उसके मात्र 25 से लेकर, आंकड़े ये बताते हैं, ठीक है, कि मात्र 25 से लेकर 33% तक प्रभावित जो रैयत होते हैं उन्हीं को मुआवजा मिलता है। इसीलिए जो है वो रैयत जो है वो जमीन नहीं देना चाहते हैं, विस्थापित नहीं होना चाहते हैं। विरोध का यही कारण होता है। एक उदाहरण देंगे नगोसिया जनजाति का। नागोसिया जनजाति जो है, जब बॉक्साइड का उत्खनन प्रारंभ किया गया लोहरदगा क्षेत्र में हिंडाल्को कंपनी के द्वारा, तो नागोसिया जनजाति से सादे पेपर पर अधिकारियों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अंगूठा ले लिया कि इस पर बैल और बकरी के नाम पर, और बाद में उस सादे कागज पर लिख दिया कि नागोसिया जनजाति अपनी सारी जमीन जो है वो हिंडाल्को कंपनी को अपनी पूरे होश हवास में, अपनी पूरी खुशी से जो है वो दे रही है। इस तरह का छल और प्रपंच जो है वो झारखंड हो, हजारीबाग हो, ठीक है, हजारीबाग के आसपास के क्षेत्र हो, सभी जगह चल रहा है। आप बड़का गांव का चट्टी बरियातू कोल प्रोजेक्ट ले लीजिए, या डीबीसी के विस्थापन का मामला ले लीजिए, या आप अभी हाल में बड़का गांव का गोंदलपुरा का मामला ले लीजिए, या गोड्डा में आप अडानी प्रोजेक्ट जो है पावर प्लांट उसका मुद्दा, विस्थापितों का मुद्दा ले लीजिए। कोयल कारो परियोजना जो 2003 में बंद कर दी गई रैयतों के विरोध के, आप उसका मुद्दा ले लीजिए। तो तमाम जो है ना विस्थापित और पुनर्वास, यह मुद्दा जो है, यह मुद्दा है, समस्या है। इसका सामाजिक न्याय के आधार पर, सोशल जस्टिस के आधार पर जो है इसका समाधान होना चाहिए। अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल जरूर आप पूछिएगा, और आप उनके घोषणा पत्र में, उनके मैनिफेस्टो में ये बातें हैं कि नहीं। मैंने रोजगार की बात की, रोजगार से जुड़ा हुआ पलायन की बात की, विस्थापन और पुनर्वास की बात की। अब मैं बात जो करूंगा अगले मुद्दे की, मुद्दे तो बहुत है, वीडियो लंबा ना बन जाए इसलिए मैं संक्षिप्त में जो है, संक्षिप्त में से अब ले जाऊंगा। जी, अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, बच्चों की शिक्षा, वो सबसे महत्वपूर्ण है। झारखंड में नेतरहाट विद्यालय बनाया गया,
नेतरहाट में, तिलैया स्कूल सैनिक स्कूल तिलैया में जो है सैनिक स्कूल की स्थापना की गई। कई आपको जाकर बीआईटी मेसरा की स्थापना हुई, बीआईटी सिंदरी की स्थापना हुई है, एक्सलराय की स्थापना हुई है, उच्च तकनीकी संस्थान की स्थापना हुई। लेकिन आप देखिएगा तो हाल फिलहाल किसी की भी नहीं हुई। अगर एक डाटा मैं आपको बतलाता हूं कि जो स्थापना जो हुई है, नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना 1954 में हुई, सैनिक स्कूल की स्थापना 1963 में हुई। उस तर्ज पर फिर कोई नेतरहाट स्कूल कहीं पर नहीं बना, कोई सैनिक स्कूल नहीं बना। इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय चलिए चल रहा है, ठीक है, ये केंद्र सरकार की योजना, उसके तहत बना स्कूल, ठीक है। कोलंबस कॉलेज जो है हमारा 1899 में स्थापना हुआ, डिग्री कॉलेज का, उसके जैसा फिर कॉलेज की स्थापना नहीं हुई। फिर यहाँ पर VBU 1992 में स्थापना हुई है। चलिए उच्च तकनीकी संस्थान की अगर हम बात करें तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, बीआईटी सिंदरी मिश्रा है, एक्सएलआरआई है, एक्सआईएसएस है, ये है। लेकिन ये सब 50 और 60 के दशक में इनकी स्थापना हुई है। कोई इधर जो है जो बना भी है उच्च तकनीकी संस्थान, वो अभी अधूरा है और कागजों में है, केवल शिलान्यास हुआ है। तो 15 नवंबर 2000 के बाद मुझे समझ में नहीं आता है कि झारखंड में रोजगार पर काम नहीं, विस्थापन पर काम नहीं, पलायन को नहीं रोका जा सका जो हम लोग कोविड में देखें, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं होता है, तो काम आखिर किस क्षेत्र में हो रहा है? अभी देखिए, अगर हम हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो तकरीबन 250 ग्राम पंचायत है यहाँ हजारीबाग जिले में, 250 ग्राम पंचायत है और 1321 गांव है। तो कम से कम प्रत्येक गांव में नहीं तो 250 ग्राम पंचायतों में आदर्श स्कूल खुल जाना चाहिए। अभी तक खुल जाना चाहिए मॉडर्न सरकारी स्कूल, जिसमें प्रोजेक्टर की भी सुविधा हो, स्मार्ट बोर्ड की सुविधा हो, मार्कर की सुविधा हो, लैब की सुविधा हो, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत जबरदस्त हो। उस तरह का 250 ग्राम पंचायतों में, केवल लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं, खुल जाना चाहिए। इसी तरह झारखंड के प्रत्येक ग्राम पंचायत में इस तरह की स्कूलें खोलनी चाहिए। लेकिन क्या है, शहरों में आप 2-4 स्कूल जो है आप देख रहे हैं वही है। शहरों में जो 2-4 स्कूल आप बढ़िया देख रहे हैं, जिसमें कौन पढ़ा सकता है, जिन जो आर्थिक रूप से सशक्त है वही पढ़ा सकते हैं। अब गांव में, पंचायतों में किसान और मजदूर के बच्चों की शिक्षा जो है वो किस प्रकार होगी? तो एक शिक्षा जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यह शिक्षा जो है एक बहुत बड़ा गरीबों के लिए समस्या भी है, क्योंकि हर कोई साहब 5,000 रुपया देकर और 10,000 रुपया ट्यूशन फीस देकर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। 5,000 तो उनकी कमाई ही है, 10,000 तो उनकी कमाई ही होगी, तो वो कहाँ से बच्चों का लालन पालन करेंगे, भरण पोषण करेंगे? तो आपके पास वोट की ताकत है, इसको आप पहचानिए, आम आदमी इसको पहचाने। जी, आप शिक्षा, हमने रोजगार, पलायन, विस्थापन, पुनर्वास, शिक्षा की बात की। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो 1963 में रिम्स बना था, 1963 में रिम्स बना था, और आज आप जोड़ लीजिए कितने वर्ष हो गए, 60 साल हो गए, ठीक है। उसके बाद नहीं पर तो 5 यहाँ प्रमंडल हैं, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, संथाल परगना, पलामू और कोल्हान। कम से कम हर एक प्रमंडल में एक रिम्स तो होना चाहिए था, नहीं। पूरे झारखंड के तकरीबन 3.5 करोड़ से अधिक आबादी, 2011 में 3,29,00,000 थी और अभी करीब 3.5 करोड़ या 4 करोड़ पहुंच गई होगी। उसकी आबादी जो है वो रिम्स रिम्स ही उसको कैसे, रिम्स, उतनी बड़ी आबादी के लिए आप केवल एक रिम्स रखे हुए हैं सरकारी अस्पताल के नाम पे। हजारीबाग की बात करें तो सदर अस्पताल जो है ना भाई साहब, इसमें चतरा, आसपास के चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, फिर हजारीबाग और सुदूर जितने भी क्षेत्र गांव हैं, सभी के जो है ना
आम लोग जो है ना, उनका भार जो है वो सदर अस्पताल पर होता है। बस एक सदर अस्पताल है हजारीबाग जिला में, उसी पर है। इस तर्ज पर सदर अस्पताल और कहीं नहीं है आसपास के जिलों में भी, बावजूद यहां के भी सदर अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, 300 बेड तैयार किया गया है। अभी हाल में करोड़ों करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा किए गए हैं। आलीशान बिल्डिंग है। डॉक्टर जो है वो भी जो है वो कागज में है, लेकिन विजिट कितना करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कितना करते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन कितना करते हैं, या देखना है तो आप सदर अस्पताल जाइए। हर दिन वहां से केस जो है वो रेफर होते हैं। बर्न का कोई वहां पर ये जल कोई अगर आदमी झुलस जाए, जल जाए, तो उसके लिए कोई जो है वो पृथक जो होता है ना वार्ड, या उसका अलग मैनेजमेंट नहीं है अभी तक। बहुत सारे टेस्टेज अभी भी सदर हॉस्पिटल में नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे टेस्टेज नहीं हो रहे हैं। बहुत बड़ी विडंबना है। आज इतने वर्षों के बाद भी बहुत ज्यादा सुधार हुआ है सदर हॉस्पिटल में। सुधार हुआ है, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो बना उससे भी सुधार हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए, आप जितने खर्च करते हैं, जितनी आबादियों का भार है इस पर, और जितने सब आशान्वित रहते हैं इस पर, उस हिसाब से काम नहीं होता है साहब। स्वास्थ्य पर जो है ना, स्वास्थ्य के लिए मेरे विचार से स्वास्थ्य जो है वो आपको प्रत्येक मतलब कि कुछ मोहल्लों को मिलाकर, या वार्ड, अगर हम शहरों में बात करें तो वार्ड पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। और केवल नाम मात्र का नहीं कि वहां पर जो है वो मोबाइल के टॉर्च से इलाज हो रहा हो। सुदूरवर्ती में भी जितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसकी पूरी तरह से वह दुरुस्त होना चाहिए। यह जो प्रभार होता है ना, वो जनप्रतिनिधि पर होता है। इसके लिए जनप्रतिनिधि की क्या विचार हैं, क्या सोच है, उन्हें बताना चाहिए कि हम रोजगार के लिए ये करेंगे, हम पलायन रोकने के लिए ये करेंगे, हम विस्थापन रोकने के लिए, पुनर्वास के लिए हम ये करेंगे, हम स्वास्थ्य के लिए ये करेंगे, हम शिक्षा के लिए ये करेंगे। ये होना चाहिए। अगर हजारीबाग शहर की बात करें तो आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है जाम। जाम की समस्या। आप रामनगर चौक निकल जाइए, वहां पर जाम की समस्या। आप आगे चले जाइए झंडा चौक, जाम की समस्या। बंसीलाल चौक चले जाइए, 10 मिनट आपको खड़ा रहना होगा, जाम की समस्या। कॉल्टेक्स चौक, जाम की समस्या। पूरा गुरु गोविंद सिंह रोड जाम से भरा हुआ है। ठीक है। आप झंडा चौक से इंदरपुरी चौक चले जाइए, उधर से पिलावल चले जाइए, जाम की समस्या। आप मटवारी चले जाइए, पूरी तरह भी आपको जाम की समस्या। आप खिरगांव चले जाइए, झंडा चौक से लक्ष्मी टॉकीज होते पूरी तरह जाम की समस्या। पूरा शहर जाम से पटा हुआ है। कारण मेरे विचार से 40 से 50 सालों के इतिहास में सड़क जितनी चौड़ी थी, जैसा सुनते हैं हम बुजुर्गों से कि सड़क जितनी चौड़ी थी, झंडा चौक से नीचे की बात करें, हम बस स्टैंड की तरफ बात करें, इंद्रपुरी चौक की तरफ बात करें, गुरु गोविंद सिंह रोड की बात करें, या झंडा चौक से हम लक्ष्मी टॉक सिनेमा हॉल तरफ बात करें, सड़कें जितनी चौड़ी थी आज भी उतनी ही चौड़ी है। जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जब हजारीबाग की जनसंख्या जो है, मतलब कि अगर हम 19 अगर जब यहाँ पर 1865 के बाद की अगर हम बात करें और 1900 पहले की बात करें, तो महज 8-10 हज़ार की जनसंख्या इधर की रही होगी। और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो जो है जनसंख्या बढ़ती गई। और जब यहाँ करीब 50,000 लाख की जनसंख्या थी, उस समय मतलब सड़क उतनी ही चौड़ी थी। और आज 20 लाख की जनसंख्या में भी सड़क उतनी ही चौड़ी है। और हर दिन गाड़ी जो है बढ़ती जा रही है, गाड़ियां बढ़ती जा रही है, गाड़ियां फिनांस रुकती ही नहीं है, गाड़ियां बढ़ती जा रही है। 4 व्हीलर का भार बढ़ रहा है, व्यक्तियों का भार बढ़ रहा है, टोटो का भार बढ़ रहा है, लेकिन कहीं किसी के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। शहर हमारा फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन किसी के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं। इस पर बात, ये बहुत ज्वलन समस्या है और इस पर बात होनी चाहिए। कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। यातायात प्रणाली का कुछ नहीं है। लोकल पुलिस जो है, थाना का पुलिस, वही संभालती है। यातायात के लिए विशेष पुलिस का गठन जो है, आज तक विशेष पुलिस नहीं दिया गया। जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो नहीं दिया गया आज तक। बिजली की समस्या, 12 घंटे में 8 घंटे बिजली रहती ही नहीं।
जबकि पूरे झारखंड की अगर हम बात करें तो डीवीसी हमारे पास है। हमारे बगल में तिलैया डैम है, मैथन डैम है, पंचेत बांध है, कोनार डैम है, बरमी बांध है। झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना है, आपकी एनटीपीसी है, टाटा पावर प्रोजेक्ट है, आपका अडानी पावर प्रोजेक्ट है, गोला में इनलैंड पावर प्रोजेक्ट है। बावजूद जो है बिजली, बिल्कुल बिजली की हमेशा से समस्या रही है। आज नगर निगम बने हुए इतना दिन हो गया। मैं सवाल करना चाहता हूं सत्ताधारियों से और सवाल करना चाहता हूं जनप्रतिनिधियों से। आप चुनाव में तो बड़े बड़े वादा करते हैं और तुरंत चुनाव लड़ने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। आज तक नगर निगम बन गया, कम से कम शहर को तो आप अंडरग्राउंड कर दीजिए वायरिंग से। बिजली के तार जो ऊपर झूल रहे हैं उसको तो आप अंडरग्राउंड कर दीजिए। जितने हजारों हजार जो फालतू का पोल लगा हुआ है, बेकार के पोल से रोड जो है अतिक्रमित है, उसको तो आप अतिक्रमण मुक्त कर दीजिए। यातायात की समस्या का 20 से 25% समाधान हो जाएगा। लेकिन किसी को कोई मतलब रहे तब ना, किसी को कोई मतलब नहीं है साहब। जाम की समस्या, बिजली की समस्या, शहर में अभी गर्मी का जो दिन आ गया है तो गांव में और शहरों में जलापूर्ति की समस्या। 2008 में एलएनटी ने शहरी जलापूर्ति योजना 2018 में प्रारंभ किया था। आज 6 साल हो गया, अभी तक शहरी जलापूर्ति योजना जो कि 500 करोड़ रुपए की परियोजना है, अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। इसको पूरी करने की आवश्यकता है। अभी हाल फिलहाल में झील में जो टावर था उस वो शायद 10 लाख टन, जिसको बोलते हैं 1 MLD पानी, मतलब कि 1 मिलियन पर डे पानी जो है उससे जो है सप्लाई किया जाने वाला था। नूरा, मंडई, खुर्द, पिलावल वगैरह में किया जाना था, लेकिन उसमें भी कुछ खराबी आ गया। 1 से 2 महीना वो काम चला, वो सप्लाई हुआ, उसके बाद वो भी बैठ गया। वो भी शहरी जलापूर्ति योजना ठप हो गई है। बिजली की समस्या, पानी की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, पलायन, रोजगार, विस्थापन, पुनर्वास। और अभी तो एक समस्या पर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता है, उससे किसी को मतलब ही नहीं है, पर्यावरण। आज देखिए हजारीबाग की क्या स्थिति है। अंग्रेजों ने इसे जो है ना, वो मतलब कि हजारीबाग को छुट्टी के लिए बसाया था, छुट्टी बिताने के लिए इसको बसाया गया था अंग्रेजों की तरफ। ऐसा यहाँ का मौसम था। लेकिन विकास के नाम पे हम तो बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और एक्सक्लूसिव ग्रोथ की, समावेशी विकास की, सतत विकास की, कि विकास इस तरह करे कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रख सके। लेकिन विकास के नाम पर और सड़क के नाम पर आपने हजारों हजार पेड़ काट डाले, हजारों लाखों पेड़ आपने काट दिया, और बदले में आपने जहां तहां थोड़ा बहुत पौधा का रोपण कर दिया। बतलाइए कौन सा विकास है। पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पर भी चर्चा होनी चाहिए। सड़क मैंने बता ही दिया कि 40-50 साल से जैसा था सड़क वैसा ही है। किसी को भी, ना कोई अधिकारी हो, ना कोई सत्ताधारी हो, ना कोई जनप्रतिनिधि हो, किसी में इतना मादा नहीं है कि सड़क को चौड़ा कर सके। पूरे शहर में किसी में नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम, अगर एक बरसात का एक पानी मार दे तो पूरे नालियों की क्या स्थिति होती है, आप स्वयं भली भांति अभी 1-2 दिन में ही देख लिए होंगे आप लोगों ने। नालियां जो है किस कंपनी ने, किस नगर निगम के किस इंजीनियर ने डाला है, सड़क नीचे और नाली ऊपर, पानी कहां से जाएगा साहब। फुटपाथ दुकानदारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, खुदरा दुकानदारों जो फुटपाथ पर बेचते हैं उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था होनी चाहिए। नियम कहता है, कुछ वर्ष है उसका, कि अगर आपने इतना सा वर्ष जो है फुटपाथ में दुकानें लगाई हैं तो उसके लिए आपको सरकार जो है वो जिम्मेवार है, आपको पुनर्वास करेगा। लेकिन आप कहीं फुटपाथ दुकान लगाते हैं जहां, और उसको उठाकर जो है कहीं पर जाके छोटा सा गुमटी में उसको पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है, तो परिणाम यह होता है कि जहां व्यापारी को लाभ ही नहीं होगा, वस्तु बिकेंगी ही नहीं, तो वैसा क्या, वहां पर क्या करेगा कोई व्यापारी। पूरे हजारीबाग में, मटवारी मैदान की मैं बात करता हूं, अगर आप मटवारी मैदान में कितनी महिलाएं सब्जी बेचती है, देखिएगा कितनी महिलाएं सब्जी बेचती है। और पूरे
सैकड़ों हजारों दुकानदार हैं, कहीं भी ढंग से शौचालय और टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। और स्थानीय जिला प्रशासन में 70% से ज़्यादा महिलाएं हैं। उनको समझनी चाहिए, उन गांव से आने वाली महिलाओं की पीड़ा को भी समझनी चाहिए। लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाला कोई नहीं साहब। पूरे शहर में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट घर की व्यवस्था नहीं है, आपको जाकर कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपको पूछना चाहिए, युवाओं के लिए क्या नीति आप लाएंगे, महिलाओं के लिए क्या लाएंगे, वृद्धों के लिए क्या लाएंगे, क्या नया क्या लाएंगे, आपको पूछना चाहिए, सवाल आपको करना चाहिए। क्योंकि आप वोट देते हैं साहब, तो सवाल आप ही कीजिएगा ना। ठीक है, आस्था ठीक है, भावना ठीक है, लेकिन अपने अपने बच्चों का मुंह देखकर, अपने अपने छोटे भाई और बहनों का भविष्य देखकर, अपने राष्ट्र का हित देखकर वोट करें। अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए वोट करें। बाकी एक समस्या हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में और भी है, आ रही है। हम लोग भी उड़ता हजारीबाग बनते जा रहे हैं। अफीम, ड्रग्स, हेरोइन, गांजा, इसकी समस्या बहुत बड़ी समस्या है। खैर ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, और जो भी जनप्रतिनिधि होंगे आगामी, तो उनको इस विषय में संज्ञान लेने की आवश्यकता है। बाकी बस वीडियो के अंत में इतना ही कहूँगा कि लोकतांत्रिक मूल्यों को चरितार्थ कीजिए, समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को देखिए, उसकी समस्या का समाधान हो रहा है कि नहीं ये देखिए, आपके बच्चों की समस्याओं का समाधान हो रहा है कि यह देखिए, आपके बच्चे, छोटे छोटे बहनें, छोटे छोटे भाइयों का भविष्य बन रहा है कि नहीं, यह देखिए। यह देखिए, तर्क के आधार पर, अपनी सूझबूझ के आधार पर, किसी के बहकावे में ना आकर वोट करे, 100% वोट करे और राष्ट्र को गढ़े। जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की।